इस वीडियो में बताया गया हर तथ्य महान इतिहासकारों और लेखकों द्वारा लिखी किताबों पर आधारित है। इसमें हमने ना कोई अनावश्यक मिलावट की, न किसी तथ्य को छुपाने की कोशिश की। किताबों में लिखित तथ्यों को यथारूप प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पर बताया गया कोई भी तथ्य या कहानी झूठ या व्हाट्सएप अकेडमी के तथ्यों से अलग हो सकता है। इस वीडियो का कंटेंट हमने अनेक किताबों को पढ़ने और रिसर्च करने के बाद तैयार किया है। स्वागत है आपका TNT में, आपके साथ मैं दिशा श्रीवास्तव। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी ओपिनियंस जो आज़ादी के बारे में हमें गाइड या मिसगाइड करते हैं। कुछ कहते हैं कि देश को कांग्रेस ने बापू यानी गांधी जी के नेतृत्व में आज़ाद करवाया था। कुछ कहते हैं कि हम आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जैसे वीर शहीदों की कुर्बानियों के बूते पर आज़ाद हैं। और इसी तरह जितने मुंह उतनी कहानियां। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ। यहाँ हम आपको ये नहीं बताएंगे कि देश किसके नेतृत्व में आजाद हुआ, पर सीरीज के एंड तक आप इसका जवाब खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अगस्त 1914 यानी तब जब जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का आगाज कर दिया था। विश्व के अधिकतम शक्तिशाली देश दो धड़ों में बट चुके थे। एक सेंट्रल पावर्स के नाम से, एक एलाइड पावर्स के नाम से एक दूसरे से भिड़ गए थे। एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रशिया और सेंट्रल में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बल्जीरिया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से नए आर्थिक और राजनीतिक समीकरण बनने लगे थे। सैनिक खर्चे कई गुना बढ़ गए। इन खर्चों को पूरा करने के लिए इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज लगाए जाने लगे। बाजार में दाम आसमान छूने लगे। यह आम जनता के लिए बहुत भयानक समय था। रूरल एरियाज में फोर्स रिक्रूटमेंट किए जाने लगे, यानी एक प्रोसेस जिसमें जनता को सेना में भर्ती करने के लिए मजबूर किया जाता है। लोगों में गुस्सा काफी बढ़ने लगा। फिर 1918 से 1921 के बीच कई जगहों पर फसल बर्बाद हो गई और साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा भी फैलने लगा। इसका सीधा असर 12 से 13 मिलियन लोगों पर पड़ा। सभी ने सोचा कि ये सब वर्ल्ड वॉर के अंत तक खत्म हो जाएगा, परंतु आम जनमानस की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। और इसी समय उदय हुआ एक नए जननेता मोहनदास करमचंद गांधी का। गांधी जी 1915 में भारत लौटे। जैसा कि सभी को पता है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह के द्वारा नस्लीय भेदभाव से सफलतापूर्वक युद्ध किया था। वही तरीका उन्होंने भारत में अपनाया। उनके अनुसार यदि युद्ध का कारण सत्य है, युद्ध अन्याय के खिलाफ हो, तब आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है अन्याय से युद्ध करने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। उन्होंने सिखाया अहिंसा परमो धर्म। भारत आने के बाद वे 1916 में किसानों को जागरूक करने के लिए बिहार के चंपारण गए, ताकि वे किसान अनैतिक कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर सके। इसके बाद 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, ताकि फसल ना होने और इन्फ्लुएंजा से पीड़ित लोगों को कर में छूट मिल सके। और उसके बाद 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल के कामगारों के साथ सत्याग्रह शुरू किया। अब समय था 1919 का। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने भारत में राजनीतिक गतिविधियों पर अनैतिक रूप से प्रतिबंध लगाने, नेताओं को कैद में डालने और साथ ही साथ खुद को खुली छूट देने के लिए एक एक्ट पास किया। नाम था रॉलेट एक्ट। इसके विरोध में बापू ने शुरुआत की अहिंसक असहयोग आंदोलन से। इसकी शुरुआत हुई 6 अप्रैल को एक देशव्यापी हड़ताल के साथ। शहरों में रैलियां निकली और फैक्ट्रीज और रेलवे बंद का ऐलान हुआ। टेलीग्राफ सेवाएं ठप पड़ गईं। देश भर में अंग्रेजों की संचार व्यवस्था बिगड़ गई। पानी सिर से ऊपर जाता देख सरकार ने इन पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया। स्थानीय नेताओं की धरपकड़ होने लगी। गांधी जी को दिल्ली आने की मनाही हो गई। सैन्य शासन लागू होते ही 10 अप्रैल को जनरल डायर ने अपनी कमान ली। 13 अप्रैल को कुख्यात जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड की खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। आंदोलन हिंसक हो गया और बापू ने इसे बंद करने का आग्रह करते हुए आंदोलन खत्म कर दिया। यह आंदोलन था तो बहुत बड़ा और देशव्यापी, पर यह केवल बड़े शहरों तक ही सीमित था। गांधी जी ने सोचा कि यह आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि हिंदू मुस्लिम साथ न आए। इस कहानी को 2 मिनट के लिए यहीं पर रोकते हैं और कुछ पीछे चलते हैं 1857 के कुछ दशक बाद। 1857 के सशस्त्र विद्रोह के बाद
ब्रिटिश सरकार एक और विरोध झेलने की स्थिति में नहीं थी। इसीलिए उन्होंने भारतीयों को बहलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। वे समझे कि यह कांग्रेस उन्हीं के पक्ष में रहेगी, पर हुआ कुछ अलग। कांग्रेस भारतीय हितों की चिंतक निकली। उन्हें लगा कि कहीं जिस तरह हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर 1857 में उन्हें भयानक रूप से छका चुके थे, ऐसा फिर कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम एकजुटता से ना हो। इसीलिए उसने मुस्लिम्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर खींचने के लिए मुस्लिम लीग को भड़काया और हिंदुओं को तोड़ने के लिए हिंदू महासभा को। ऐसे में कांग्रेस के साथ ना हिंदू रह जाता ना मुस्लिम। वे अलग अलग होकर अपने ही ताकत कम कर लेते और यही है डिवाइड एंड रूल। ऐसे में बड़ी मात्रा में मुस्लिम तो मोहम्मद और शौकत अली के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़ मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, पर कांग्रेस में हिंदू नेतृत्व होने के कारण हिंदू महासभा उतने हिंदुओं को नहीं तोड़ पाई और यही कारण था कि कुछ मुस्लिम भारत से अलग हो गए, जो कि हिंदुओं के साथ नहीं हुआ। आपको बता दें कि हम उन्हीं महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी की पार्टी हिंदू महासभा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी थी जब उन्हें देशद्रोह के जुर्म में सजा हुई थी। कहा जाता है कि इनका देश आजाद कराने में काफी सहयोग रहा है। एक तरफ जिन्ना जैसे मुस्लिम नेता जो कहते थे कि डेमोक्रेसी मुस्लिम्स के खून में है, हम मुस्लिम्स को अपने सुनहरे भूतकाल पर गर्व होना चाहिए। दूसरी तरफ वीर सावरकर जैसे क्रांतिवीर जिनका कहना था एक राष्ट्र, एक देवता, एक जाति, एक विचारधारा, कांग्रेस को तोड़ने में लगी थी। कांग्रेस अपनी ख्याति खोती जा रही थी। अंग्रेजों की चाल से आजादी का आंदोलन बहुकोणीय होकर आपस में ही टकराने लगा। ऐसे में जरूरत थी एक सफल नेतृत्व की। तब गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा मजबूत हो पाई। तो आइए हम दोबारा से वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने अपनी बात आधी छोड़ी थी। बापू चाहते थे कि कांग्रेस दोबारा हिंदू मुस्लिम्स की एक पार्टी बने ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन सफल हो सके। हिंदू तो कांग्रेस के साथ थे ही, पर मुस्लिम्स को जोड़ने की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सितंबर 1920 में कांग्रेस के नेताओं के बीच बात रखी असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ने की। खलीफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसमें विश्व भर के मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके स्पिरिचुअल हेड खलीफा को कुर्सी से हटा दिया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। गांधी जी ने कहा, भारतीयों के सहयोग से ब्रिटिश सरकार भारत में टिकी हुई है, तो उसे हटाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि भारतीय उनका सहयोग करना बंद कर दे। इसी सोच के अनुसार लोगों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों, नौकरियों, स्कूल और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। और साथ ही ये भी सोचा गया कि अगर सरकार दबाव बनाएगी तो इसे पूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में छेड़ दिया जाएगा। गांधी जी और शौकत अली के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेसी नेताओं ने नवंबर 1920 में होने वाले काउंसिल इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोचा। साथ ही उन्हें ये भी लगा कि कहीं इस आंदोलन की वजह से देश में हिंसक आंदोलन न फैल जाए। इस कारण कांग्रेस के लोगों के बीच सितंबर से दिसंबर तक थोड़ा मनमुटाव रहा। अंत में दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस सेशन में आंदोलन विरोधियों और समर्थकों के बीच में सुलह हुई और असहयोग आंदोलन को स्वीकारा गया। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कारण यही था कि आंदोलन हिंसक हो रहा था। साथ ही कांग्रेस के नरम दल के नेता जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि वो काउंसिल में रहते हुए ब्रिटिश सरकार का विरोध करे। वहीं गरम दल के नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मास एगिटेशन को बेहतर समझा। देश में चल रही आंतरिक तनातनी ने भारतीय राजनीति में नए समीकरण पैदा किए। इन सभी बदलावों के कारण ब्रिटेन की सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया। इसका उद्देश्य भारतीय संवैधानिक तंत्र के कार्यों को देखना, समझना और उसमें जो बदलाव किए जा सकते हो उसका सुझाव देना था। लेकिन इस कमीशन में केवल ब्रिटिशर्स थे और एक भी भारतीय नहीं थे। इसी कारण से जब साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया तो उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर इसका विरोध किया और इसी विरोध को दबाने के लिए लॉर्ड इरविन ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। इस बात से कांग्रेस असंतुष्ट थी और गरम दल के नेताओं ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में
दिसंबर 1929 को हुए लाहौर कांग्रेस सेशन ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया, जिसके लिए 26 जनवरी 1930 का दिन निर्धारित किया गया। गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 11 चीजों की डिमांड रखी। ये डिमांड्स हर व्यक्ति के हित की और उनको एकजुट करने वाली थी। इन्हीं 11 डिमांड्स में से एक थी नमक का कर हटाने की और उसके प्रोडक्शन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एकाधिकार हटाने की। यहाँ पर हमें गांधी जी की दूरदर्शिता की झलक मिलती है, क्योंकि नमक एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हर तबके के व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी की थाली से जुड़ा होता है। इसीलिए उसके मुद्दे में इतनी शक्ति थी कि उसने लोगों में एकता लाई जो कि भेदभाव रहित थी। आंदोलन में एकजुटता बढ़ने के साथ ही उनकी इस डिमांड ने ब्रिटिश सरकार का अन्यायी चेहरा भी सामने लाया। गांधी जी का ये पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था, जिसे ना मानने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात कही गई थी। इरविन ने बात नहीं मानी और गांधी जी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ शुरू किया, जिसमें आगे चलकर हजारों लोग जुड़ गए। आपको बता दें, गांधी जी का ये मार्च साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के डांडी तक करीब 240 माइल्स का था। साथ ही इसे 24 दिनों में पूरा किया गया। हजारों की संख्या में जहां गांधी जी रुके थे, वहां लोग उनके साथ आए और उनसे स्वराज का क्या मतलब है ये भी समझने आए। 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुंच गए, नमक के कानून का उल्लंघन किया। यहाँ हम देख सकते हैं उस वक्त जब कम्युनिकेशन फैसिलिटी आज की जितनी व्यवस्थित और देशव्यापी नहीं थी, तब भी गांधी जी के एक संदेश पर हजारों लाखों लोग एकत्रित हो जाते थे। यहाँ से शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो कि असहयोग आंदोलन से इस मामले में अलग था कि अब ना सिर्फ लोग ब्रिटिशर्स का असहयोग करेंगे, बल्कि उनके कानून को तोड़ेंगे भी। इस आंदोलन के चलते लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानें बंद की जा रही थी, किसान कर चुकाने से मना कर दिए आदि। ब्रिटिश सरकार इन घटनाओं से परेशान होकर कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी करने लगी। इसी के चलते अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के समर्थक खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता ने इसका विरोध किया, जिसके बदले उन्हें पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा। उनमें से कई लोग शहीद भी हो गए। करीब महीने भर बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके चलते गुस्साई हुई भीड़ ने सरकारी संस्थानों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस पर ब्रिटिश सरकार ने लाखों गांधी समर्थकों को गिरफ्तार किया। इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। साथ ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के जरिए लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर सहमति भी व्यक्त कर दी। इसके बदले सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया, लेकिन स्थितियों को परखकर गांधी जी ने एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपने मुद्दों से जोड़कर विरोध करना शुरू किया। महिलाएं गांधी जी की आह्वान के बाद आंदोलन में बड़ी संख्या में हिस्सा ली। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे कांग्रेस ने अनछुआ रखा था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक हमने आपको केवल आजादी की नींव भर ही बताई है। अभी आजाद भारतवर्ष की गगनचुंबी इमारत तो बाकी है। आखिर वो कौन सा मुद्दा था जिस पर कांग्रेसी नेताओं का ध्यान अभी तक नहीं गया था और जो बना आजाद भारत की पहली ईंट? और आगे कौन बना भारत का निर्माता? जानने के लिए देखें हमारा नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद, जय मातृभूमि।